नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम PYQ सीरीज़ में साइंस वाला सेक्शन देख रहे थे। साइंस वाले सेक्शन में अब हम सेट 6 पे आ गए हैं। ठीक है, अब से आपको ये एहसास होना शुरू होगा कि PYQ की क्या कीमत होती है। इस वाले सेट में आपको अधिकतर क्वेश्चन ये मिलेंगे कि जो आपने पहले कर लिए होंगे वो अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, इस सेट में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 24 क्वेश्चन है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से लगभग 20 से 21 क्वेश्चन पहले आप लोगों ने जो 5 सेट किए हैं उसमें से एग्जैक्ट मैच हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपने उन सब क्वेश्चंस को किए होंगे ये सब क्वेश्चन में करने में आसानी होगी। मैंने आपको बताया था ना कि यदि आपने सारे क्वेश्चन को ध्यान से कर लिया है तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद आपको एहसास होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। यही PYQ की ताकत होती है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको आगे वाले क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मैंने ये आपको पढ़ाया था ना कि जो मैमल होते हैं दुनिया में जितने भी मैमल हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना। तो इंसान भी तो एक मैमल ही है ना, तो इसके हृदय में कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष होंगे। यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? ये वाला भी क्वेश्चन इस टाइप का पहले आ चुका है। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कर्बिक एसिड। यानी कि क्या इसका ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ये भी क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O यही होता है, .12H2O होता है ना। अब इसको क्या पढ़ते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4.12H2O। इसको बनाते कैसे हैं? जब हम CaSO4.2H2O लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तो जो उसमें से लगभग 1.5 अणु पानी के हैं वो निकल जाते हैं, तो क्या बनता है? CaSO4.12H2O बनता है। ठीक है, मृग तृष्णा यानी कि मिराज किसके कारण बनता है? मृग तृष्णा यानी मिराज बनने का क्या कारण होता है? ये बनता कहाँ है? ये मरुस्थल में बनता है। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है कि जब वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये उसके कारण बनता है। देखिए बनता कैसे है ये, जैसे ये समझिए कि थार का मरुस्थल है। ठीक है, कोई भी एक मरुस्थल है। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे वाली हवा की लेयर होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके ऊपर कम होगा, उसके ऊपर भी कम होगा, उसके ऊपर भी कम होगा, उसके ऊपर कम होगा, है ना। ये ऐसे मतलब कि टेम्परेचर बदलता जाएगा। टेम्परेचर बदलता जाएगा तो यानी कि उस हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि N भी चेंज होता जाएगा। जब यहाँ से समझो हम यहाँ से किसी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आँख है, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से हमको किसी चीज़ को देखना है, यहाँ पे कोई चीज़ है। ठीक है, ये अब जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से मतलब कि विभिन्न लेयर से हमारे आँखों पे आकर के गुजरेगा। ये जो लाइट होगी ऐसे डिफरेंट लेयर से होते हुए आएगी। इसमें एक कंडीशन ऐसा आएगा जब किसी भी एक ये लेयर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वही चीज़ें हमको उल्टी दिखने लग जाएंगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या? मिराज बोलते हैं। मिराज की घटना के कारण जैसे हमको दिखता है ना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सड़क पे दिखता है यार यहाँ पे कुछ पानी जैसा लग रहा है, ऐसे रेगिस्तान में भी एहसास होता है यार आगे पानी है शायद, तो हमको लगता है कि यहाँ पे एक तालाब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। ठीक है, और जैसे कहीं हम दूर देख रहे हैं, ठीक है, तो लगता है कि कोई एक पेड़ है या फिर ऐसे है, तो वो लगता है कि हवा में लटका हुआ है। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कमाल है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड से धूसर ग्रे में बदल जाता है, इसके बनने का क्या कारण है? ये वाला भी क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है?
AgCl होता है, ठीक है। अब AgCl जब सूर्य के प्रकाश में जाता है तो ये टूट जाता है, किसमें, Ag और Cl के फॉर्म में अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। Ag और Cl2 के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। अब जो ये Ag है, जो ये टूट के अलग हुआ, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है Ag2O बना लेता है, ठीक है। Ag2O बना लेता है, तो यानी कि क्या बना लेता है, ये सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण वो हमको ग्रे दिखने लग जाता है, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी में क्या होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन से ही मिल करके बनता है क्या, एलपीजी, ठीक है। इसमें आप लोग बताएंगे कि हम लोग एलपीजी में ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे उसमें महक आ जाता है। ऐसे तो ये गंधहीन गैस है, ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है, गंधहीन गैस हैं। अब यदि हम उसको सिर्फ और सिर्फ ये ब्यूटेन और प्रोपेन ही भर दें किसी सिलेंडर में, तो जहाँ से लीक हो रहा है पता नहीं चलेगा। तो ऐसा उसमें हम क्या मिला देते हैं जिससे वो लीक हो और हमको पता चल जाए, गंध आए नाक को कि यहाँ से ये गैस लीक हो रही है, ठीक है। तो उस गैस में ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे उसमें गंध आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की संयोजी कड़ी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, सिर्फ उसका जीवाश्म हमें मिला है। ये किसके बीच की कड़ी थी, ये कड़ी थी रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी थी। रेप्टाइल और बर्ड यानी कि सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी थी, ठीक है। ये किस टाइम पीरियड पे पाए जाते थे, ये जुरासिक टाइम पीरियड पे ये आर्कियोप्टेरिक्स पाए जाते थे। उसके बाद ये दुनिया से विलुप्त हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला अजार किसके कारण होता है। काला अजार किसके कारण होता है, लिस्मेनिया। किसके कारण होता है, लिस्मेनिया। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन अब रिपीट होने शुरू हो गए हैं। यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, कि जो क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं एटलीस्ट वो आपसे नहीं गलत होना चाहिए। यदि वो आपसे होने लग गए तो यानी कि आपसे लगभग, इसमें ये मान के चलिए हाईकोर्ट के आर में लगभग 75% क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे यदि आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। एटलीस्ट साइंस में तो आपको पक्का मिलेंगे कि 75% क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे साइंस में। बाकी का भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी आप पहले इसको करिएगा। साइंस वाले सेक्शन में 75 से 80% आपको एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक कौन है। प्रदूषण का ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय संकेतक क्या है, लाइकेन और मास। इसको क्या बोला जाता है, बायो इंडिकेटर। क्या बोलते हैं हम इसको, बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर, ठीक है। बायो इंडिकेटर ही इसको क्यों बोलते हैं, जैसे जब कहीं पे प्रदूषण बढ़ने लग जाता है, पोल्यूशन बढ़ने लग जाता है, तो जहाँ पे भी ये होते हैं लाइकेन और मास, ये विलुप्त होने लग जाते हैं। जैसे ही ये विलुप्त होने लग जाते हैं, ये हमको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लग गई है। ये इस बात का इंडिकेट करने लग जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हम बायो इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। कौन सी, पोटेशियम। पोटेशियम को ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है इसका, यानी कि जब भी ये पानी या फिर हवा से इसका जब भी कांटेक्ट होगा, ये तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। जैसे हम गिलास में पानी भर लें और उसमें इसको डालते हैं, तो इतना तेज़ी से रिएक्शन होगा कि जो कांच का ग्लास है वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इतना रिएक्शन होता है, इसलिए इसको हवा और पानी से बचाने के लिए इसको किस में डाल के रखते हैं, मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। किसमें, मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं इसको पोटेशियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप का उपयोग किसको देखने के लिए किया जाता है। ये वाला भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि पेरिस्कोप एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। एक लेंस यहाँ पे लगा, एक जो मिरर होता है इस कोने पे लगा होता है, अगला मिरर इस कोने पे लगा होता है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे आई, यहाँ पे आकर के यहाँ,
यानी कि यदि यहाँ पे कुछ भी है, इस वाले एरिया में कुछ भी है, तो यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ से जाएगी, और यदि हम यहाँ से देखना चाहें तो भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर है। जबकि यदि पेरिस्कोप न हो तो सिर्फ हम इस वाले एरिया में उपस्थित चीज़ों को देख पाएंगे, लेकिन पेरिस्कोप की मदद से उसके ऊपर की भी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या है पेरिस्कोप का? पेरिस्कोप का उपयोग कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र में हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर हैं, लेकिन आप पनडुब्बी में समुद्र के अंदर हैं, यहाँ पे पनडुब्बी है, ठीक है, इसके अंदर हैं आप। अब यहाँ पे समुद्र के सतह पर क्या है, यदि आपको इसको देखना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पेरिस्कोप लगा देंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि आप यहाँ से सतह के ऊपर क्या है उस चीज़ को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, समुद्र के सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? ये वाला भी क्वेश्चन हमने देखा था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड। ये था क्या कि यदि हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखें, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो जो पहला एटम होगा और जो लास्ट वाला 8वां एटम होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही एक कुछ सिद्धांत दिया था, इसी को क्या कहा गया? अष्टक सिद्धांत दिया गया। ठीक है, हम लोगों ने इस टाइप का पहले क्वेश्चन क्या था कि ऐसे दिया था ना कि निम्न में से कौन सा युग्म अष्टक के सिद्धांत का पालन करता है ना? ये वाला क्वेश्चन छूट गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है किस में? दूध में पाया जाता है। पॉमिटिक एसिड किस में पाया जाता है? जैसे ये पाम ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, वनस्पति ऑयल में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। क्या? पॉमिटिक एसिड। किस में पाया जाता है? ये मक्खन, मांस, पाम ऑयल और वनस्पति ऑयल में पाया जाता है। मेथनोइक एसिड किस में पाया जाता है? मेथनोइक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। ये संतरा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व की संयोजन क्षमता क्या होती है? संयोजन क्षमता यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि किसी भी एलिमेंट के कंबाइंड होने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं वैलेंसी, यानी कि संयोजक क्षमता क्या होती है? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संयोजकता। इसलिए क्या इसका सही हुआ ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3, यानी कि क्या मैच हुआ? ऑप्शन ए मैच हुआ, KNO3 मैच हुआ। इसी का तो नाम है क्या? साल्ट पीटर। क्या बोलते हैं इसको? साल्ट पीटर बोलते हैं, है ना? इसी का दूसरा नाम है कलमी शोरा। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? जब हम इसको गर्म करेंगे इसमें से ऑक्सीजन निकलता है। जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसी जो बचता है उसको बोलते हैं हम क्या? नाइटर। जो ऑक्सीजन निकलने के बाद जो बचा रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइटर। क्या बोलते हैं हम? नाइटर बोलते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम नाइट्रेट का यूज क्या क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का यूज है जैसे हम इसको फर्टिलाइज़र बनाने में यूज कर सकते हैं, इसका यूज एज ए ऑक्सीडाइज़र भी करते हैं, और इसका यूज किसमें? गन पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिक्रिया को कैसे लिखते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन। क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन, और अम्ल और क्षार का रिएक्शन होने पर क्या बनता है? पानी बनता है और सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है और सॉल्ट बनता है। तो यानी कि ए ऑप्शन सही हो गया। यानी कि जब भी हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे बेस से तो क्या बनेगा? एक तो पहले सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस रिएक्शन, या इसी को बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा नमनीय धातु पदार्थ है? नमनीय यानी कि नॉन मेटेलिक सबस्टेंस। क्या है? नॉन मेटेलिक सबस्टेंस। इसमें से नॉन मेटेलिक सबस्टेंस क्या है? नमनीय। इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये गलत है। नमनीय धातु का मतलब होता है डक्टाइल। क्या? डक्टाइल मेटल। ठीक है, डक्टाइल मेटल। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी धातु को खींच करके कितनी आसानी से उसका तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वायर बना सकते हैं। तो ये हम सबसे आसानी से बना सकते हैं किसके? सोना का। गोल्ड को हम खींचते जाएं उससे एकदम महीन तार बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम पीतल का के भी तार बना सकते हैं, तांबा के भी तार बनाया जा सकता है, चांदी का भी तार बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट जिसका तार बनाया जा सकता है वो होता है गोल्ड का, यानी कि इसके डक्टाइल जो क्षमता है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो नमनीय धातु होता है इसका मतलब होता है डक्टिलिटी से। ये रिलेटेड है किसके? डक्टिलिटी से। ये जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधिपाद के क्या मायने हैं? संधिपाद। संधिपाद का मतलब होता है कि संधि मतलब आप समझते ही हैं कि किसी भी चीज का जुड़ा होना। ठीक है, क्या चीज? किसी भी चीज का जुड़ा होना। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ, ज्वाइंट फीट। क्या हुआ? ये संधिपाद। संधिपाद का ही जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। क्या नाम होता है? आर्थ्रोपोडा। ये कैटेगरी होती है आर्थ्रोपोडा। ये एक सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे तिलचट्टा, झींगा, तितली, मकड़ी, ये सब आर्थ्रोपोडा की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनका पहचान कैसे होता है कि ये इनका जो शरीर होता है वो सिर, वक्ष और उदर के रूप में बटा होता है, लेकिन ये जो इनका पूरा शरीर होता है वो उस शरीर के चारों ओर एक खोल विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? खोल विद्यमान होता है। जिस भी प्राणी के चारों ओर खोल विद्यमान होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होती है? ज्वाइंट लेग्स। ठीक है, ठीक है, इसमें मतलब कि जो इसका एक्चुअल में पहचान ये होती है आर्थ्रोपोडा की, एक तो इसमें स्केलेटन होगा जिसके अंदर ये पूरा इनकी शरीर विद्यमान होगी। ठीक है, एक इनके पास जो खंडित शरीर है, यानी कि जो इसमें इनका सिर होगा और जो इनका वक्ष होगा और उदर यानी कि पेट होगा वो अलग अलग रूप में ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, और इनका जो पैर होता है वो ज्वाइंट होता है। क्या होता है? पैर ज्वाइंट होता है। ये इनकी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? वो होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। जब पादप हार्मोन ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देगा तो ये ज़्यादा दिन तक के ये मतलब कि जवान रहेंगे पेड़, यानी कि इनकी मृत्यु देरी से होगी। यानी कि साइटोकाइनिन डालने पर यदि हम उसमें किसी भी चीज़ में बढ़ा दें तो वो ज़्यादा दिन तक वो पेड़ जवान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ निम्न में से आइसोटोप के बारे में क्या सही नहीं है? आइसोटोप होते क्या हैं? जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक सेम होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक सेम है तो यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में है उन सब में उनका स्थान भी सेम होगा। जब किसी का परमाणु क्रमांक सेम है यानी कि उसको पीरियोडिक टेबल में हम एक स्थान पे रखेंगे। और कुछ ऐसे आइसोटोप होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो वो रेडियो सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कार्बन का क्या होता है? एक आइसोटोप है, क्या है? कार्बन 14। क्या है? कार्बन 14। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। जबकि जो नॉर्मल कार्बन होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव नहीं होता। जो C12 होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो C14 है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन तो सही है। विभिन्न तत्वों के अणु आइसोटोप होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है,
इसके अलावा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ये बात सही है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन की जो देखिए परमाणु भार होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो चेंज होने पर ही वो क्या होते हैं आइसोटोप। उनमें जो होता है प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, बस न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होने की, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होने की वजह से उनका जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, अब आइसोटोप की रासायनिक गुणता भी सेम होती है, यानी कि आइडेंटिकल केमिकल क्या होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो उनका पी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें सेम होता है, तो इसलिए रासायनिक गुणता भी सेम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या अलग हुआ, जो सबसे भिन्न है, जो सही नहीं है वो है विभिन्न तत्वों के अणु आइसोटोप होते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ये मनाने का फैसला कब लिया गया? 1972 में लिया गया। कब? किसने लिया? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल, उसने मतलब कि 1972 में यूनाइटेड नेशन ने फैसला लिया कि ये 5 जून को मनाया जाएगा। लेकिन इसको मनाया जाना स्टार्ट कब से किया गया? 1974 से ये मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, मनाया जाने का फैसला कब लिया गया? 1972, और शुरुआत कब हुई? 1974 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है, क्योंकि इसका सिद्धांत है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होता है इवेपोरेशन होता है। क्या होता है? इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। जो यहाँ पे वाष्पीकरण मीनिंग है वो गलत है। ठीक है, इसको ठीक करके कर लीजिएगा। वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन बोलते हैं। और जो ये वाष्पोत्सर्जन की इंग्लिश होती है ये होता है ट्रांसपायरेशन। क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब ये इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है ये क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, यानी कि इसका क्या होता है डेल्टा एच क्या होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव है तो यानी एंडोथर्मिक है, यानी कि रिएक्शन होने पर के इसको हीट की ज़रूरत होगी, यानी ये हीट छोड़ेगा नहीं बल्कि ये हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा। जब ये एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा तो ये हीट लेगा कहाँ से? जो वहाँ पे चीज़ें उपलब्ध होंगी उसी में से तो लेगा, यानी कि जो ये मटका है, मटके में से छिद्र होता है, इसी में से हल्का हल्का पानी निकल कर आता रहता है और यहीं से पानी इवेपोराइज हो जाएगा। ये क्या करेगा? इसको इवेपोराइज होने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होगी? ऊष्मा की ज़रूरत, हीट की ज़रूरत होगी। तो ये हीट कहाँ से लेगा? जो अंदर की ओर पानी होगा वहीं से हीट निकलेगा, यानी कि जब इसमें से हीट निकल जाएगी तो इसका हीट टोटल कम होगा, हीट कम होगा तो यानी टेम्परेचर कम होगा और वो पानी ठंडा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाल्जी काय का कार्य नहीं होता है। गाल्जी काय यानी कि गाल्जी बॉडी का क्या कार्य नहीं है। ठीक है, गाल्जी बॉडी का कार्य नहीं है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स ये नहीं करता है, ये इसका काम नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? गाल्जी बॉडी को एक्चुअल में बोलते हैं क्या है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का ये है ट्रैफिक पुलिस। ये कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब कौन कंट्रोल करता है? गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या काम है? जैसे वो ये प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग का इसका कार्य है। ठीक है, और क्या करता है कि लाइसोसोम का बनना यही कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर यही करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जो इसमें ये कंट्रोल नहीं करता है वो है जहर व दवाइयों का डिटॉक्सिफिकेशन, ये नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, मिसल्स एक घोल में विघटन कारक होते हैं और अवक्षेपण हेतु आपस में मिलने के कारण। देखो, मिसल्स एग्जिस्ट इन ए सोल्यूशन एज ए कोलाइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट ड्यू टू। देखो क्या होता है कि जब मिसल्स बनता है, जैसे ये साबुन का एक मिसल बन गया, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक
जो होगा एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो ये चाहेंगे कि जितना दूर एक दूसरे से रह पाए वो उतना दूर रहें, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आयन आयन रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, आयन आयन रिपल्सन, यानी कि आयन आयन प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। जब ये इनकी सांद्रता कम होती है यानी कि इनकी संख्या कम होती है तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो ये क्या बना लेते हैं, कोलाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कोलाइड बना लेते हैं। कोलाइड कब बनाते हैं, जब इनकी सांद्रता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब ये इनकी सांद्रता कम होती है तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया। इसमें क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। क्या सही हुआ, आयन आयन प्रतिकर्षण, ठीक है। यदि आपने पहले सेट आपने अच्छे से किए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कुछ ही क्वेश्चन आपको नया देखने को मिल रहा होगा। यानी कि यदि आप PYQ अच्छे से कर लें, साइंस का PYQ यदि आप अच्छे से करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 75 to 80% क्वेश्चन आपको जो भी आपने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं उसी में से ही देखने को मिल जाएगा, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। जो 20% क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है। वो बुक आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे लूसेंट पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।